स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। देखो, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही कर लिया गया है। दोनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज पहले जाके, अगर आपने 3.1 और 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों नहीं करा है तो पहले आप वो कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, इससे पहले वाली दो वीडियोस के अंदर हमने 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही कवर किया है। दोनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपके लिए देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है 3.1, वो इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 3.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो हमने उसके अंदर सीखा, लाइक हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन थ्रू द ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है, वो काफी लेंथी मेथड था। लेकिन आपको अगर एनसीईआरटी ने बोला है, सीबीएसई ने उसको अपने सिलेबस में रखा है, तो वो इसलिए रखा है ताकि आप उसको समझें, और वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें थी समझने लायक। अब बात करते हैं अगर 3.2 की, तो 3.2 का 3.1 से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो एक अलग मेथड था किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, क्या उसके सॉल्यूशन पता करने का, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। 3.2 के अंदर हम उन कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग चीजें समझेंगे, ना ही वो इससे कनेक्टेड होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि कोई इनिशियल एक्सरसाइज फर्दर एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो वो है रिलेटेड, तभी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर नहीं है तो मैं मना भी कर रहा हूँ कि नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे किसी दो इक्वेशंस का बाय द मेथड ऑफ एल्जेब्रिक, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने कौन से मेथड सुने थे? ग्राफिक मेथड सुने थे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कौन से मेथड्स हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, यानी कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। और यही मेथड्स जो है वो आप ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर फिट करते हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाइन्थ, अभी आप नाइन्थ में भी, चलो नाइन्थ में तो इस तरह की इक्वेशन नहीं आई होगी, लेकिन अब 10th में आ चुकी है, फिर 11th 12th के अंदर, ठीक है। और बाकी कई सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वाले दोनों मेथड, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, जो हम 3.3 के अंदर पढ़ेंगे, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मान लो किसी के रिप्लेस में कोई, मतलब रिप्लेस करना किसी को, ठीक है, टू डू रिप्लेस। अब मान लो जैसे हमारे पास में कोई एक वैल्यू है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, यानी कि x और y का सम कितना है? 5। तो आप यहाँ से x की वैल्यू ये भी बोल सकते हो, y को उधर ले आओ तो आप x की वैल्यू ये भी बोल सकते हो, ठीक है, कि x की वैल्यू कितनी होगी? 5 माइनस वाई। अब आप इसी वैल्यू को वापस यहाँ पे रख दो, x की जगह पे। देखो 5x की जगह पे आप यहाँ पे क्या रख सकते हो? ये 5 माइनस वाई। तो लिख दिया 5 माइनस वाई, ये प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 आ गया। देखो इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर हमने क्या करा है? x की वैल्यू को निकाल लिया है इन द टर्म्स ऑफ y की टर्म्स के अंदर हमने x को निकाल लिया है कि y की टर्म्स के अंदर x ऐसा दिखाई देगा, 5 माइनस वाई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, यानी कि एक की वैल्यू को किसी दूसरी टर्म्स की वैल्यू के अंदर निकाल लेना, फिर उसको वापस पुट कर देना इक्वेशन के अंदर ही। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया है? दो हमारे पास में इक्वेशन दी गई है, पूछा गया डायरेक्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इससे भी लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो। जैसे मैं इस वाले से लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में केवल एक सिंगल एक्स है, तो इससे लगाना ज्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 2y को इस तरफ ले आओ तो 2y हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दो, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या निकालनी है हमने? 3 माइनस 2y। अब इस 3 माइनस 2y की वैल्यू आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली? इस इक्वेशन से निकाली, तो इसकी वैल्यू को आप दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो हमने x की ये वैल्यू निकाल ली कि x हमारा ये। अब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या हो गया? उसकी वैल्यू को x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? देखो x इक्वल है किसके? 3 माइनस 2y के। किसके इक्वल है? 3 माइनस 2y के। यानी कि मैं जहां जहां पर x होगा, मैं वहां पर ये भी लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना। जैसा मैच आ गया तो सब्स्टिट्यूट फिल्डर से ये सब्स्टिट्यूट एक प्लेयर हो जाता है ना, सब्स्टिट्यूट फील्ड एक प्लेयर को ले लिया जाता है 12 प्लेयर के ना। जैसे अभी आईपीएल वगैरह के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूट ले लिया जाता है ना, तो यानी कि उसी के जैसा कोई एक दूसरा प्लेयर ले लिया, क्योंकि दोनों यहाँ पर, अब वो तो देखो प्लेयर है, वहां पे दो एबिलिटी अलग अलग है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? सेम आ गई है, 3 माइनस 2y के। तो जहां जहां पर हमें एक्स दिखेगा हम वहां पर इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। जैसे मान लो हम मार्केट के अंदर जाते हैं, कोई एक मेडिसिन आ रही है हमारे 1000 रुपीज की, सेम वैसी ही मेडिसिन है, अलग ब्रांड है, ठीक है। ये ब्रांड ए है, ये ब्रांड बी है, ठीक है। सेम मेडिसिन जो है वो 500 रुपीज की आ रही है, ठीक है। यानी कि ये जो मेडिसिन है इसका वर्क, लेट्स सपोज ये डर्मेटोलॉजी की कोई एक कोई, यानी कि कोई मान लो लेट्स सपोज स्किन डिसीज को ठीक करती है किसी एक तरीके के, और ये भी स्किन डिसीज को ठीक करती है। तो हम सोचते हैं कि यार जब दोनों के दोनों सेम तरीके के स्किन डिसीज के लिए है, तो हम ये वाली ले लेते हैं। यानी कि एक महंगी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट है ये, बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसी के इक्वली वर्क करती है, तो हम क्यों ना ये ले लें। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। अब जैसे किसी की भी चीज की बात, जैसे मान लो कोई हम बड़े ब्रांड की बात कर लेते हैं, ठीक है,
अब जैसे बड़े महंगे महंगे मोबाइल्स आ रहे हैं और उनके सब्सटीट्यूट मोबाइल्स भी आते हैं, यानी कि कम प्राइस के अंदर वो सेम फीचर प्रोवाइड करते हैं आपको, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सब्सटीट्यूट। ठीक है, समझना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 - 2y। 3 - 2y क्या है, यहाँ पर एक्स के इक्वल ही है। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे पहले तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब यहाँ पे लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। आप एक तो ऐसे लिख सकते हो और एक जो बुक की लैंग्वेज है वो भी लिख सकते हो, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर x की जगह यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय x की जगह मुझे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - 2y। ठीक है, देन माइनस का साइन है, 15y देन 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 21 - 14y, ये -15y, ये 2। 14y और 15y कितना हो जाएगा, माइनस का 29y। ये 21 को आप इस तरफ लेकर आ सकते हो, तो 21 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, 21 पॉजिटिव है वहाँ पर, तो ये आ जाएगा 19 इज इक्वल टू -29y। ठीक है, और ये 19 आएगा नेगेटिव, क्योंकि 21 जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव के साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। सो 19 डिवाइडेड बाय 29 इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब y आ गया, y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो आइदर ऑफ द इन द लाइक आइदर ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम अब आप यहाँ पे लिखना चाहो अगर ऐसे करके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम दोनों लैंग्वेज में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सब्सटीट्यूट और पुटिंग दोनों लिख सकते हो। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट तो थोड़ी बड़ी लग रही है, चलो सेकंड में रख देते हैं, छोटी लग रही है। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x + 2y। y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 19 डिवाइडेड बाय 29 देन इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 टाइम्स 19 इज 38। तो 38, चलो एक बारी एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसको ले चलते हैं इस तरफ, माइनस का कर देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 3 - 38 डिवाइडेड बाय 29। 29 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 को 3 टाइम्स करो। देखो करने का तरीका क्या होता है, 87 आएगा, लेकिन करने का तरीका क्या होता है, आपको 29 की टेबल नहीं आती होगी। ठीक है, ऑब्वियसली 20 तक ही लोग याद करते हैं, तो 30 की टेबल आती है, 3 की टेबल आती है, तो 30 की भी आती होगी, तो इसको 30 का 3 टाइम्स कर दो। ठीक है, कितने का 3 टाइम्स कर दो, 30 का। 30 का 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। और यहाँ पे कितना था, 29, यानी कि एक कम था, है ना, तो यानी कि 3 इसमें से कम कर दो, 90 में से 3 कम होगा तो कितना बचेगा, 87। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 87 - 38 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, अब देखो 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 9, और 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 4, तो 49/29 एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। हाँ, तो हमसे ये पूछा गया था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, तो ऐसे करके निकाल सकते हो आप वैल्यू। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं, बड़ा एग्जांपल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। पूछा गया है, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब और उसकी डॉटर है यहाँ पर। ठीक है, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है कि आज से 7 साल पहले मेरी एज, यानी कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से कितने टाइम्स ज्यादा थी, 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंट एज, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए एज वगैरह का, तो आप प्रेजेंट मानो, प्रेजेंट एज क्या है पहले वो अज्यूम कर लो। ठीक है, सो लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड हिज डॉटर बी वाई। ठीक है, तो आफ्ताब की एज मान ली मैंने एक्स और उसकी डॉटर की मान ली मैंने वाई। अब 7 years अगो, यानी कि यहाँ पे लिख दो 7 years अगो। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आज आफ्ताब एक्स ईयर का है तो 7 साल पहले एक्स -7 years का होगा। ठीक है, एक्स जो उसकी एज थी उसमें से 7 कम कर दो, और जो उसकी डॉटर है, डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर की एज आज वाई ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, वाई -7 years। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, हम यहाँ पर बनाएंगे एक इक्वेशन इन दोनों की मदद से, क्योंकि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। ठीक है, तो अगर मैं आफ्ताब की एज को बोलूँ कि आफ्ताब की एज इक्वल है उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स है, तो 7 मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सोचते हैं आफ्ताब 7 टाइम्स है, तो इसको यहाँ पे लिख दो, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, ये गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको सोचो, जैसे मान लो आफ्ताब की डॉटर की एज 2 years है, 7 साल पहले 2 years थी, और आफ्ताब की थी 14 years, तो देखो 7 टाइम्स है इसका, 2 7 14। अब मैं बोलूँ दोनों की एज को आप इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाओ, तो आप इक्वल रख के आपने इक्वल रख दिया, ये हो गया आफ्ताब, ये होगी उसकी डॉटर।
तो आप 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। 7 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपको 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 14। तो 14 इक्वल्स 14 यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे को मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। बच्चे यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, सोचते हैं आफ्ताब बड़ा है तो वहाँ पे लाओ 7, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी ज़्यादा ही है वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके बनाते हैं एक इक्वेशन, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7y को इस तरफ ले चलो और इस 7 को यहाँ पे ले आओ, तो 7y हो जाएगा नेगेटिव, ये 7y इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस का 49। 49 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 42 माइनस का। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे आफ्ताब बोल रहा है एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो वो बोल रहा है कि आज से 3 साल के बाद में मैं तुम्हारी एज से 3 times ज्यादा हो जाऊंगा, जितने तुम 3 times के बाद में होगी, यहाँ पे सब सब लिखा हुआ है एज ओल्ड यू विल बी। तो आज से 3 साल बाद में तुम जितने की भी होगी, मैं तुम्हारी एज का फिर 3 times हो जाऊंगा, ठीक है। तो 3 years फ्रॉम नाउ ये सिनेरियो है। आफ्ताब कितना हो जाएगा, देखो आफ्ताब आज कितना है, आज वो 1 साल का है, 3 साल के बाद में x + 3 हो जाएगा। और जो उसकी डॉटर है वो आज कितने साल की है, आज उसकी डॉटर है y ईयर्स की, तो 3 साल बाद में y + 3 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी एक हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि आफ्ताब ने बोला है कि वो 3 साल के बाद में अपनी डॉटर की एज का 3 times हो जाएगा। तो 3 कहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ या फिर यहाँ, यहाँ लगेगा, ठीक है, 3 times हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। 3y को इस तरफ ले चलते हैं, माइनस का 3y हो जाएगा, इस 3 को यहाँ पे ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो x - 3y आ गया। अब मैं निकालता हूँ x की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इससे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर हाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3y को यहाँ पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव 3y हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6 + 3y, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं इसकी वैल्यू को। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, x - 7y और इक्वल्स टू -42, यानी कि x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 6 + 3y, ठीक है। तो 6 + 3y - 7y इक्वल्स टू -42, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 4y माइनस का 6 इधर जाके हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -48, यहाँ पर बचेगा -4y, नेगेटिव के साइन से नेगेटिव का साइन किया, 4 बनता 4 12, तो y की वैल्यू आ गई 12, यानी कि उसकी डॉटर की परसेंटेज कितनी, परसेंटेज निकालनी कितनी निकालनी, रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक एंड, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसकी डॉटर की एज निकल गई यहाँ से, बेसिकली यही पूछा गया होगा, वहाँ पर बताया नहीं गया सब, ठीक है। तो जो उसकी डॉटर की एज है वो कितनी है 12 ईयर्स, परसेंटेज, क्योंकि y की वैल्यू आई और y क्या था परसेंटेज, ठीक है। हिज डॉटर बी y, ठीक है, परसेंटेज दी है। अब देखो y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में रख दो इस बार। सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 6, तो x - 3 की जगह लिख देते हैं 12, 12 3 इज 36, 36 को इधर लेकर आओ तो 42 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो 6 + 36 and it is gonna be 42. So the age of Aftab, so the present age of Aftab is 42 years and his daughter is 12 years old, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बस इतना लिख देना है, फाइनल लिख देना है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछते हैं, तो फाइंड द एज ऑफ बोथ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आफ्टर 5 years। तो अगर आप आज से 5 साल बाद पूछे तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे एक्स और वाई की वैल्यू आती है, यही आंसर समझ के लिखाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जाता है। लेकिन आपको हमेशा अपना आंसर निकालने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को चेक करना चाहिए कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड his daughter are 42 and 12 respectively, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 5 को हमें करना था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 समझते हैं। पूछा गया है इन अ सॉल्व द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 eraser is ₹9, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ 4 pencil and 6 eraser is ₹18। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ईच एंड ईच का हमसे पूछा गया, तो आप ईच और ईच की कॉस्ट अज्यूम कर लो क्या होगी, ठीक है।
So let the cost of one pencil and one eraser be, पेंसिल को मान लेते हैं x और eraser, या p और e मान लेते हैं, p एंड e, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अब इक्वेशन फॉर्म होती है, अगर एक पेंसिल p रुपीज की है तो दो पेंसिल कितनी की होगी, 2p की, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 2p प्लस 3 इरेजर यानी कि 3e, ठीक है। एक इरेजर अगर e रुपीज की है तो 3 इरेजर कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय e यानी कि 3। दोनों की जो कॉस्ट है ऑल टुगेदर दे आर कॉस्ट ऑफ ₹9। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म हो जाती है, 4 पेंसिल्स कितने की हो जाएगी, 4p प्लस 6e इज इक्वल टू 18। अब ये हो जाएगी हमारी दोनों इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन में से आप कहीं पे से भी किसी की भी p की i की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो इसमें से निकाल लेते हैं, नीचे लिखी हुई है तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, e की भी निकाल सकते हैं, चलो e की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4p इधर आगे हो जाएगा नेगेटिव, 6 को नीचे ले चलो, 6 नीचे आगे हो जाएगा आपका डिवाइड का हो जाएगा, तो e की वैल्यू आ गई हमारी 18 माइनस 4p डिवाइडेड बाय 6। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2p प्लस 3, अब e की जगह लिखना पड़ेगा 18 माइनस 4p डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2p लिख देते हैं, 2p ये हो जाएगा 54, 3 की मल्टीप्लाई 4p से भी होगी तो माइनस का 12p डिवाइडेड बाय 6। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी। तो जब 2p की मल्टीप्लाई 6 होगी तो वो क्या हो जाएगा 12p, ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी और ये दोनों चेंज होंगे नहीं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी होती है तो नंबर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। और नीचे लिख देते हैं ये 6। अब ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 6 डिवाइड का है तो 6 को इस तरफ ले चलो, तो 6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, रिलेशनशिप समझना। 6 यहाँ पर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो जब लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो बोला राइट वाले नंबर के साथ में कौन सा रिलेशन बनाएगा, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54, 12p से 12p गया, यहाँ पे हो गया 54 इज इक्वल टू 54। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमें p की वैल्यू तो पता ही नहीं लगी, हमने e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली लेकिन हमें फिर भी p की वैल्यू पता नहीं लगी, ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वल आ गया। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये देखो इक्वेशन सेम है। अगर आपने पता नहीं नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन देखो 2 3 9, अब इसको मिनिमाइज कर लो 2 से, इसको भी 2 से मिनिमाइज करोगे तो 2p 3e और 9, तो ये इक्वेशन सेम है। और जब इक्वेशन सेम होती है यानी कि देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो रेशो है वो इक्वल आता है, इक्वल आता है तो ऐसे में क्या होता है, उन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू आई नहीं पी की, ठीक है, तो इसी वजह से हमारा ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर इनकी जो वैल्यू होगी वो काफी सारी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक देयर आर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ p एंड e, ठीक है, बस इतना लिख देंगे तभी हमारा आंसर नहीं आया। जब भी इक्वल आ जाए ऐसे करके तो हमें ये लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी हमारी, और इसका मतलब कि कोई p के पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर p के कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। आप p की वैल्यू को कुछ भी मान लो तब e का कुछ आंसर आ जाएगा, जैसे p की वैल्यू 1 मान लो तो e का आंसर कुछ आ जाएगा, p की वैल्यू 2 मान लो तब e का आंसर बदल जाएगा, ठीक है, p की वैल्यू 5 मान लो तब e का आंसर कुछ बदल जाएगा, ऐसे e की वैल्यू मानोगे तो p का आंसर आता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारे सोल्यूशन होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर आई नहीं, ठीक है। तो ये भी एक ठीक ठाक एग्जांपल था, इससे आपको ये चीज तो समझ में आई कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो इस तरह की इक्वेशंस बनती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता, 12p से 12p कैंसिल हो गया। ये था एग्जांपल नंबर 6। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7 समझो, ठीक है, क्या बताया गया है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। दो रेल्स हैं, जो दोनों रेल्स को देखो उसकी लेंथ हमें नहीं बता रखी लेकिन हमें क्या बता रखी है, उसकी इक्वेशन बता रखी है कि ये फर्स्ट रेल की इक्वेशन है, ये सेकंड की इक्वेशन है। तो हमसे पूछा गया है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या पूछा गया था, एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा। विल द रेस क्रॉस ईच अदर, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि क्या दोनों की दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। देखो जिन बच्चों ने 3.1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा उनको तो ठीक है, अगर वो दोबारा समझ सकते हैं तो उनको तो समझ आ ही गया होगा। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन है, तो मैंने आपको 3.1 में बताया था कि कोई भी एक इक्वेशन होती है तो जब हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें एक लाइन देती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट में एक लाइन दे दी हमें, ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाली की भी कोई ना कोई एक लाइन होगी, ठीक है। अब
ग्राफ के ऊपर लाइन कैसी बनती है, दो लीनियर इक्वेशंस की, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, या फिर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, या फिर कोइंसाइडेड होती है, जैसे मान लो ये कोइंसाइडेड है, एक के ऊपर एक है। ये तीन ही सिनेरियो थे, ये तीन ही तो सिनेरियो थे। तो हमसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या फिर नहीं। अगर क्रॉस करेंगी तो उसका मतलब क्या है, वो इस तरह की लाइन है, एक रेल ऐसे जा रही है और एक रेल ऐसे जा रही है, यानी कि एक का लाइन ग्राफ ये है और एक का लाइन ग्राफ ये होगा, तभी वो एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, एक के ऊपर एक चल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं चल सकती, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पर जो लगने वाला है, क्या ये क्रॉस करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का सबसे पहले कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 4 को उस तरफ ले चलते हैं, प्लस का कर देते हैं, इसको भी उस तरफ ले चलते हैं, माइनस का कर देते हैं, ठीक है। 4 प्लस का हो गया, 2y माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की जगह लिख देते हैं 4 माइनस 2y, ये वैल्यू रख दी x की जगह, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 8 और 2 2 4, तो माइनस का 4y प्लस का 4y माइनस 12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 12 जाएंगे तो बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। तो -4 का इक्वल के 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इस तरह के केस के अंदर कोई हमारा सोल्यूशन आया क्या, क्या हमारे पास y की वैल्यू आई। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई दो लाइन आपस में कोइंसाइड होती है तो उनके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछला जो एग्जांपल देखा 6 वाला, उसके अंदर ये पूछा गया था, अगर कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनका केवल एक यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर कोई दोनों लाइन पैरेलल होती है तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, ऐसा भी नहीं हुआ कि 0 इक्वल टू 0 आ गया। अगर 0 दोनों तरफ आ जाता, 0 इक्वल टू 0 आ जाता, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोइंसाइडेड है, लेकिन वो आया नहीं, ठीक है। और अगर हमारे पास में y की कुछ वैल्यू आ जाती, y की कुछ वैल्यू आ जाती, कुछ भी वैल्यू आती, y की 1 आ जाती, -1 आ जाती, कुछ भी आ जाती, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही किसी एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि वही पॉइंट क्या होगा उसका सोल्यूशन, जैसे कि हम 3.1 के अंदर समझ चुके हैं अच्छे से। लेकिन यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही, -4 इक्वल्स टू 0 व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस क्या होंगी, दोनों रेल्स का जो ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ, वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, इसलिए वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब एज we didn't get any unique solution, hence these two rails will not crossed each other, ठीक है। तो बस इतना, इसका आंसर बस इतना लिखना था। ये था एग्जांपल नंबर 7। देखो एग्जांपल नंबर 7 के अंदर हमारे पास में आंसर इस तरीके का आया, जो कि क्या दिखाता है कि ग्राफ कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। 6 वाले के अंदर कैसा आया था आंसर, दोनों तरफ 54 आ गया था, इसका मतलब ग्राफ क्या है, दोनों लाइंस का एक के ऊपर एक है। और फिफ्थ और फोर्थ वाले में तो एक वैल्यू आई थी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तभी एक वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू कब आएगी, जब दोनों लाइन का ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। तो आपसे एग्जाम के अंदर देखो, इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये पता कराओ, ये आपको केवल दो क्वेश्चन, दो लीनियर इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस की लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर ये पूछ लेंगे इसका यूनिक सोल्यूशन है, या लाइन इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसाइडेड है, या फिर पैरेलल है, ठीक है। और आपसे पूछ लेंगे लाइक आपको रिप्रेजेंट करना होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड से, और आप इससे तो पता लगा ही सकते हो A1 A2 से, जैसा हमने 3.1 के अंदर समझा, B1 B2 और C1 C2 से, ठीक है। इससे तो हम पता लगा ही सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइडेड है या फिर पैरेलल है। लेकिन अगर बोल दे सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता लगाओ, तो कैसे पता लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर अगर आंसर आ गया, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास में, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो वो इंटरसेक्टिंग है। और अगर दोनों तरफ इक्वल्स वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया, तो वो कोइंसाइडेड है। और अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ पर -4 है और यहाँ पे 0 आ गया, अनइक्वल्स वैल्यू आ रही है, ठीक है, अनइक्वल्स वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने 4 एग्जाम्पल्स करे, 3 वेरिएशन थे इसके अंदर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं, यानी कि 3.1 की एक्सरसाइज के अंदर कितने वेरिएशन, कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।